हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि के बारे में हमने उसकी मीनिंग पढ़ ली थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि के कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आज हम देखते हैं कि जो निगमन विधि है, जिसको हमने इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, उसमें एक्चुअली में हम क्या अवस्थाएं हैं, किस तरह से हम एक्चुअली में एक निष्कर्ष और अपने रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। हाउ वी यूज़ दैट विधि, उस हाउ वी यूज़ दैट मेथड, उस मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। जो इसमें 3 स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है मान्यताएं, अजम्पशंस। तो मान्यताएं से मतलब क्या है, आर्थिक व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू से संबंधित हम कुछ मान्यताएं को एकत्रित करते हैं। जो भी आर्थिक व्यवहार हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, अगर अर्थशास्त्र में हम निगमन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, तो पहले हम देखते हैं कोई आर्थिक व्यवहार या इकोनॉमिकल जो बिहेवियर है कंज्यूमर का, उससे रिलेटेड हम कोई महत्वपूर्ण कोई पहलू, कोई एस्पेक्ट को हम देखते हैं, उसको लेते हैं। कि जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई मार्केट में प्रोडक्ट्स है, ठीक है, या हम कह सकें कि पूरे देश में जो एक तरह से मंदी का दौर छाया हुआ है। अगर एक डिप्रेशन की कंडीशन आ जाए, मंदी का दौर आ जाए, जहाँ पे सभी तरह से सभी मार्केट पूरा डाउन हो रहा है, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़, प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो एक तरह से आर्थिक व्यवहार, इस तरह का कोई आर्थिक व्यवहार है, उसकी कोई एक हमने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लिया। तो इस तरह सबसे पहले एक मान्यता हम ले लेते हैं, एक मान लेते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी है, डिप्रेशन सिचुएशन ऐसी है, जहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी की पूरी मार्केट डिप्रेशन में जा रही है। ठीक है, उनकी मार्केट ख़त्म हो रही है, डिमांड भी ख़त्म हो रही है, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होने के बावजूद भी नहीं बिक रहे हैं। तो ये एक मान्यता है, इसको हम एक आर्थिक व्यवहार कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, तर्क, लॉजिकल वे में उसको हम एक तरह से देखते हैं, रिलेट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको हम अभी हम जब इकोनॉमिक्स में और आगे बढ़ेंगे तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम निगमन विधि का यूज़ करते हैं, डिडक्टिव मेथड का, कि वहाँ हम किसी मान्यता के आधार पर मान लेते हैं कोई कि ऐसा ऐसा है, कंडीशन को मानते हुए फिर हम डिडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं। और डिडक्टिव मेथड में उसको लॉजिकल वे में उसको रिलेट करते हैं कंडीशंस को, जो भी है उसको रियलिटी से, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट सत्यता की जांच। फिर हम देखते हैं कि चेक करते हैं, को जांच करते हैं कि वेदर दिस कंडीशन इज़, जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से हम एज एग्जांपल और अभी हम देखते हैं ओवरव्यू में, फिर आगे हम धीरे धीरे इसको और समझेंगे और कुछ चैप्टर्स में फिर हम देखेंगे मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि कैसे निगमन विधि के द्वारा किसी एक सत्यता की एक किसी प्रॉब्लम को उसको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम एक जर्नल से पर्टिकुलर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो निगमन विधि की जो अवस्थाएं हैं वो मान्यता है, तर्क हैं एंड देन सत्यता की जांच। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम किसी समस्या को या किसी एक जनरल ट्रुथ को एक पर्टिकुलर तक लाते हैं और उसकी सत्यता की जांच करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निगमन विधि के गुण। एक निगमन विधि और डिडक्टिव मेथड है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, जिसमें कि सबसे पहले लिखा हुआ है तर्क सिद्धि। तर्क सिद्धि से मतलब है लॉजिकल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हम समस्या है उसको हम देख लेते हैं, उसका जनरल, उसको जो सामान्य सत्य होता है उसको हम एक तरह से देखा जाए नियमों पे आधारित करते हैं। सामान्य सत्य को देखते हैं कि जो भी एक तरह से देखा जाए तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या जो देखा जाए जर्नली उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। अगर हमने देखा कोई प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि उसका प्राइस अगर बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो ये एक तरह से देखा जाए सत्य है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होती है। तो इसकी जांच करते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है, इसकी क्वालिटी है कि ये यहाँ पे जो सत्यता की जांच हम एक नियम के आधार पे करते हैं और जांच के आधार पर ही निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एक गुण है। नेक्स्ट हमारा जो इसका जो गुण है, जो क्वालिटी है निगमन विधि की, वो क्या है, निश्चितता। एक सर्टेनिटी होती है, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है वो काफ़ी कुछ आप कह सकते हो बिल्कुल जो रियलिटी के काफ़ी करीब होते हैं।
उसमें बहुत ही कम एरर्स होने के चांसेस होते हैं। अगर एरर्स होते भी हैं तो हम उसको आसानी से लॉजिकल वे में उसको दूर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो निगमन विधि है वो एक तरह से देखा जाए सत्यता के काफ़ी निकट होती है। उसमें जो निश्चितता होती है वो काफ़ी क्लियर होती है और इसके द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं और जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो भी काफ़ी हद तक त्रुटि रहित होते हैं। उसमें कोई भी किसी तरह की एरर्स नहीं होती, एररलेस होते हैं। थर्ड जो निगमन विधि का गुण है वो है सरलता। ये जो विधि होती है बहुत सरल होती है, आसान होती है। आसान ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें डाटा कलेक्शन और फिर उसका एनालिसिस करना ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत एफर्ट्स भी नहीं करने होते हैं। सिर्फ एक जनरल ट्रुथ को हम एक पर्टिकुलर वे में उसको सॉल्व करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा जैसी कोई बड़ा रिगोरियस जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। निगमन विधि के द्वारा जो भी रिजल्ट्स या निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सर्वव्यापकता होते हैं। मतलब सर्वव्यापकता से मतलब है कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो सभी जगह होती है। वो किसी भी देश में हो या किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, हर जगह जो उसकी जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सभी जगह वो मान्य होते हैं। जिस तरह से हम अर्थशास्त्र में ह्रास का तुष्टिगुण जो नियम होता है जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, तो उसका जो रिजल्ट्स आता है, निष्कर्ष आता है, वो निगमन विधि की ही द्वारा ही निकाला जाता है। तो इसलिए वो इस तरह से देखा जाए तो वो जो नियम हम पढ़ते हैं वो सभी जगह सर्वव्यापक है, उसकी हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी है और हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब वो हर जगह एक तरह से देखा जाए यूनिवर्सैलिटी है, हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो निगमन विधि के द्वारा निकाले जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जाता है और हर जगह लोग उसको मान देते हैं। ये इसलिए कह सकते हैं दैट इज़ वो सर्वव्यापक है। फिर हम देखते हैं कि जो निगमन विधि है वो कैसे कि आगमन प्रणाली की पूरक है। जब इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, जो इंडक्टिव मेथड या आगमन प्रणाली के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसको हम आसानी से निगमन प्रणाली के द्वारा जो भी आगमन प्रणाली का जो भी आप निष्कर्ष निकालते हैं उसको हम आसानी से निगमन प्रणाली के द्वारा उसको आसानी से उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो निगमन प्रणाली है वो आगमन प्रणाली का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जो भी निष्कर्ष हम निकालते हैं इंडक्टिव मेथड के द्वारा उसको डिडक्टिव मेथड निगमन प्रणाली के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा उसको आसानी से उसका जांच कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट्स, जो भी निष्कर्ष आए हैं आगमन विधि के द्वारा वो सही है या नहीं है। निगमन विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुद्ध से मतलब यहाँ मतलब है कि एक तरह से एररलेस है, उसमें जो त्रुटि होना बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं। और अगर किसी तरह की कोई एरर होती भी है तो हम उसको आसानी से मैथमेटिकल जो भी वेस होते, मैथमेटिकल जो भी तरीका होता है उसको आसानी से हम वो एरर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत ही एररलेस होती है, इसलिए इसको हम शुद्ध कहते हैं कि इसमें गलतियाँ और जो एरर्स हैं वो बहुत ही कम होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये शुद्ध है, शुद्धता होती है इसमें एरर्स होने की संभावना बहुत ही कम होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो निगमन विधि की एक और जो गुण है, क्वालिटी है, वो निष्पक्षता है। एक्चुअली निगमन विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, वो किसी तरह से इम्पार्शियल नहीं होते, वो पार्शियलिटी उसमें नहीं होती है। निगमन विधि के द्वारा जो भी रिजल्ट्स निकाले जाते हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, वो पार्शियलिटी नहीं होती है, निष्पक्ष होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सत्यता की जो जांच करते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता और न ही वो अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वमान्य है, वो सभी व्यक्ति द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है और सभी उसके बारे में जानते हैं। तो हम उसमें कुछ भी अलग से ऐसा नहीं मिला सकते या कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये तो कह सकते हैं जो निगमन विधि एक तरह से शुद्ध भी होती है और उसके साथ साथ निष्पक्ष भी होती है।